अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम जिस ड्रग की सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के लेक्चर हैं, तो हमें अपनी ड्रग्स की डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करने के साथ साथ हमें इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो मीथोट्रिक्सेट हमारी एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, जिसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें शामिल हैं। तो करने को तो हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमने आगे इसके बेसिकली स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखना है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को वहां जाकर वन बाय वन हर रिंग को डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रक्चर है क्या। आप इसको कंसंट्रेशन के साथ इस पूरे लेक्चर को सुने, तो आपको ये लेक्चर अभी आपका जो है वो याद हो जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इसका जो है वो बहुत आसान लगेगा। तो मीथोट्रिक्सेट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपने देख लिया, अभी आपको ये लेक्चर में दोबारा नजर आएगा, इसको वहां पे जाके हम अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी कैटेगरी को सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कि मीथोट्रिक्सेट है क्या। मीथोट्रिक्सेट जो हैं वो हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स की क्लास से बिलोंग करते हैं। अब एंटी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल में हो रहा हो और वो उसको इंटरफेयर कर दे, ठीक है, यानी कि एंजाइम के साथ कंबाइन कर जाएं। क्लियर? तो टिपिकली बाय कंबाइनिंग विद द एंजाइम्स हम ये बात कह सकते हैं इनके लिए। तो एंटी मेटाबोलाइट्स वो ड्रग्स थी। अब एंटी मेटाबोलाइट्स की ड्रग जो हमने पढ़ रखी है या हमने उसकी क्लासिफिकेशन देख रखी है, उनमें मिथोट्रिक्सेट एक है। क्लियर? मिथोट्रिक्सेट के लिए हम कैपिटल MTX, कैपिटल M कैपिटल T कैपिटल X की एब्रीवेशन भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो पॉइंट्स को में इसकी ये डिस्कस करते हैं कि मिथोट्रिक्सेट जो है वो बेसिकली हमारी क्या है, ड्रग जो है वो किस कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, और इसकी जो है वो सिर्फ हम इसके सुपरफिशियल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या। तो methotrexate is an anti-neoplastic agent belonging to the anti-metabolites class। ये एक ऐसी एंटी कैंसरस ड्रग है जो कि एंटी मेटाबोलाइट्स के साथ बिलोंग करती है। इसको हम एंटीफोलेट कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं, इसको हम एंटीफॉलिक भी कहते हैं और इसको हम फोलेट एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। मेरे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मिथोट्रिक्सेट को हम एंटी मेटाबोलाइट्स का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि उस क्लास से बिलोंग करती है। एंटीफोलेट कंपाउंड्स को भी हम कह सकते हैं, एंटीफॉलिक भी कह सकते हैं और फोलेट एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो है ये फॉलिक एसिड के अगेंस्ट काम कर रही होती है। ठीक है, फॉलिक एसिड जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, वो बेसिक फॉलिक एसिड जो है बेसिकली हमारा विटामिन B9 है। तो ये उसको जो है उसकी सिंथेसिस को रोकती है। अगले पॉइंट को हम देखते हैं, इट एक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड बाय द टिश्यूज। फॉलिक एसिड एक ऐसा इंपॉर्टेंट एजेंट है जो हमें टिश्यूज में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसकी सिंथेसिस को ये रोक देती है। इट स्ट्रांगली बाइंड्स टू डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, नाम बता रहा है कि एक एंजाइम है DHFR, ये उसके साथ बाइंड कर जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनको रोकती है, उसको डिस्टर्ब करती है, लेकिन टिपिकली बाय कंबाइनिंग विद एंजाइम्स एंजाइम के साथ बाइंड कर जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही बात यहाँ पे आ रही है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ बाइंड कर जाती है। और इसके बाइंड करने से जो प्रोसेस इनहिबिट होता है वो क्या है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होना होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, लेकिन वो प्रोसेस ये रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। डियर स्टूडेंट्स, एक दफा फिर रिकैप देती हूँ कि मैंने यहाँ पे बात की कि एंटी मेटाबोलाइट्स हमारी वो ड्रग हैं, वो सब्सटेंसेज हैं जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हमारे सेल्स में हो रहे हैं उसको इंटरफेयर कर रही हैं, उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मिथोट्रिक्सेट जो है उसमें से एक है। अब मिथोट्रिक्सेट बेसिकली फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक रही है और क्या काम करती है कि ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के साथ बाइंड कर जाती है, और जहां पे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड ने टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होना होता है उसको रोक देती है। इसकी रोकने से क्या होता है, रिजल्ट क्या बनता है, इसके रोकने से हमारे पास प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स की सिंथेसिस रुक जाती है। अब प्यूरीन्स, बहुत से स्टूडेंट्स को तो इस बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स हैं क्या। आपको पता है कि जो प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स हैं, प्यूरीन्स की बात करें तो आपके जहन में नाम आएगा एडिनिन का, गवानिन का। पायरिमिडीन्स की बात करें तो आपके जहन में नाम आएगा साइटोसिन का, थायमिन का, यूरासिल का। ये हमारी न्यूक्लिक एसिड की बेसिस है, ठीक है, DNA और RNA की बेसिस है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ये पिक्चर कोड की कि एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं कि ना सिर्फ प्यूरीन्स और पायरिमिडीन की सिंथेसिस को रोक देते हैं,
ताकि बाय competing with them in DNA और RNA synthesis, their maximal cytotoxic effects are S-shaped and therefore S-phase, and they are therefore cell cycle specific drugs. क्या मतलब अगर आप एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स का मैकेनिज्म फुल फ्लेज्ड स्टडी करो तो उसमें फेजेस बताई गई हैं, उसमें स्टेप्स बताए गए हैं। तो कहता है कि इनका जो इन ड्रग्स का जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है वो ज्यादातर एस फेज में देखा गया है, इसलिए हम इनको नाम देते हैं CCS, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं जरूरी समझती हूँ कि मिथोट्रिक्सेट के स्ट्रक्चर के साथ आपको फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी दिखाऊं ताकि आपकी बेस बने। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। आप सोचेंगे फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्यों दिखाया जा रहा है? फॉलिक एसिड के स्ट्रक्चर से ही मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है। क्लियर? तो आप यहाँ पे अभी देखिए कि फॉलिक एसिड बेसिकली ये तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले हमारे पास है टेरिडीन रिंग, टेरिडीन रिंग के बाद है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड और देन हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड। स्टूडेंट्स जरा फोकस करें कि जो हमारे पास टेरिडीन रिंग है ये क्या है। टेरिडीन रिंग जो है बेसिकली हमारे पास दो रिंग्स आपस में मर्ज हो रहे हैं तो ये एक रिंग बन रहा है। टेरिडीन रिंग हमारे पास इन दोनों रिंग्स को आपस में मर्ज होने से बन रहा है। तो अगर आप मेरे कर्सर को देखें तो ये जरा गौर करें कि मैंने एक जो है स्ट्रक्चर या एक जो है हमारे पास रिंग में उसको इंसर्कल कर रही हूँ अपने एरो के जरिए। ये जो बेसिकली एरो के जरिए मैं इंसर्कल कर रही हूँ ये हमारा रिंग कहलाता है पायरिमिडीन रिंग। पायरिमिडीन रिंग क्या होता है? एक 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम कहते हैं ये पायरिमिडीन रिंग है। इसके साथ एक और रिंग प्रेजेंट है जो मैं अब अपने कर्सर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये जो रिंग है ये बेसिकली कहलाता है पायराजीन रिंग। पायराजीन रिंग भी एक 6 मेंबर रिंग ही कहलाता है, लेकिन इसके अंदर पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन लगी होती हैं। क्लियर? हम यहाँ पे देखते हैं कि एक और एक के बाद दूसरी उसके मेटा पोजीशन पे लगी होती है। ठीक है, 1 और 3 की कंडीशन पे लगी होती है। अगर हम इसको नंबर 1 का नाम दें तो ये हमारी नंबर 3 पोजीशन कहलाती है। तो लेकिन जब हम इसमें अगर देखें तो 1 और उसके बाद हमारे पास 4 पोजीशन पे, तो ये बचे हमारे पास ये पायराजीन का रिंग है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में जब पायरिमिडीन और पायराजीन, अगेन देखें कि जब पायरिमिडीन और पायराजीन आपस में कंडेंस करते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, तो इन दोनों रिंग्स के मिलने से कौन सा रिंग बनता है? टेरिडीन रिंग बनता है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का एग्जाम्स देने के लिए आप अपीयर हो तो उसके अंदर पूछे जाते हैं। यही रिंग हमारी मिथोट्रिक्सेट की ड्रग में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है। अब ये ब्लू पार्ट शो करवा रहा है कि बेंजीन का एक रिंग है और इनकी पैरा पोजीशन है। पैरा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट था, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अभी रिएक्शन कर रहा है ग्लूटामिक एसिड के जरिए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप दिखाया गया है। अदरवाइज ये ब्लू कलर की जो पिक्चर है ये आपको पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को शो करवा रही है। आखिर में आप देखें कि हमारे पास ग्लूटामिक एसिड आता है। ग्लूटामिक एसिड बेसिकली नाम मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जरा प्लीज जॉट डाउन करें, नोट करें कि ये अमाइनो पेंटेन डाइओइक एसिड कहलाता है। बेसिकली ना अमाइनो पेंटेन डाइओइक एसिड, मैं नंबरिंग नहीं यूज कर रही, मैं सिर्फ आपको इसका नेम बताने के समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अमाइनो पेंटेन डाइओइक कहलाता है। अब अमाइनो पेंटेन डाइओइक कैसे कहलाता है? आप ये देखिएगा रेड कलर में अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है आपको जी, अमाइनो। अब बारी आती है पेंटेन की, तो 5 कार्बन पूरे हो रहे हैं जी, देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन भी पूरे हो रहे हैं। डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड का मतलब है COOH 2 दफा इसके साथ अटैच होना चाहिए। तो एक जगह आप देख सकते हो कि यहाँ पे अटैच है और एक जगह आप देख सकते हो कि यहाँ पे अटैच है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा टर्मिनल ग्रुप होता है जो बिल्कुल कोने पे अटैच हो सकता है, इसीलिए ये एक इस कोने पे अटैच है और एक ये इस कोने पे अटैच है। तो बेसिकली फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर इन तीनों चीजों को मिलने से बनता है टेरिडीन रिंग, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और समझने की है। आप गूगल करते हो, नेट पे सर्च करते हो, बुक्स कंसल्ट करते हो, वट एवर, आप देखते हो कि फॉलिक एसिड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होगा। अक्सर जगह पे फॉलिक एसिड का वो स्ट्रक्चर भी दिया है, वो भी ठीक है। यहाँ पे जब प्रोटॉन की लूज होता है, क्योंकि ये एक एसिड है ना, तो ये प्रोटॉन लूज कर सकता है, तो अगर डबल बॉन्ड ओ हो तो भी वो फॉलिक एसिड का ही स्ट्रक्चर है, उसकी आयोनाइजेशन होते हुए दिखाई गई है और अंदर की बॉन्डिंग उसके हिसाब से हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखा दिया। अब फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाने का या बेस बनाने का आपकी क्या वजह थी वो जरा देखिएगा।
अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे लेक्चर शुरू करते वक्त भी दिखाया, और मैंने आपसे कहा कि हम इसको नीचे जाके डिस्क्राइब करेंगे। तो ये बेटर जो है वे है आपके सामने इसको डिस्क्राइब करने का, कि जब आपको फॉलिक एसिड और मिथोट्रिक्सेट दोनों ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं, तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिएगा कि मिथोट्रिक्सेट भी बेसिकली इन्हीं तीनों चीजों के मिलने से बनती है। टेरिडीन रिंग है जी, बेसिकली टेरिडीन रिंग प्रेजेंट है। देन हम कहते हैं पैरामाइनो बेंजोइक एसिड है जी, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं कि क्या ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है जी, ऑफ कोर्स ग्लूटामिक एसिड भी प्रेजेंट है। तो डियर वीवर्स, अगर आपको ये इस तरह का एज स्ट्रक्चर नजर आए, तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को ही शो कर रहा होता है। तो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, अगेन हमारे पास 5 कार्बन ही है। पेंटेन डाइओइक एसिड ही अमाइनो ग्रुप से अटैच है, तो हम कह सकते हैं कि ये अमाइनो पेंटेन डाइओइक एसिड का ही ग्रुप यहाँ पे अटैच है। अब फॉलिक एसिड और मिथोट्रिक्सेट बेसिकली इन दोनों के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। तो लेकिन क्या डिफरेंस है जो इनका स्ट्रक्चर फॉलिक एसिड और मिथोट्रिक्सेट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप जरा गौर करें कि हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी रिंग की नंबरिंग करते हैं। तो स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, दिस इज द नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9 एंड सो ऑन, आगे 10 वगैरह चलता जाएगा। 10 को हम इसको कह देंगे। ठीक है, दोबारा देखिएगा नंबरिंग में एक दफा फिर रिकैप देती हूँ। दिस इज द नंबर 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7 8, यानी कि टेरिडिन रिंग हमारे 8 नंबर को कवर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारी 9 पोजीशन है और ये हमारी 10 पोजीशन है। ठीक है, अभी हमारा इसके साथ ताल्लुक है, तो मैं अभी इसकी आपको नंबरिंग मैंने आपको बता दी है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जरा गौर करें। तो हमारे पास यहाँ पे जो OH ग्रुप है, इसकी जगह एक अमाइनो ग्रुप अटैच है। एक डिफरेंस ये है मिथोट्रिक्सेट और फॉलिक एसिड के स्ट्रक्चर में। और दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे CH2 जो लगा हुआ है, हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की एडिशन कर देंगे। ये हमारा मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर कहलाता है। ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, ये मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर है। एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो है वो आप, ये एक हाइड्रोजन मतलब क्या, कि ये NH था हमारे पास, और NH के साथ ये देखिए, ये मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है CH2। तो ये हमारे पास CH2, ये CH2 है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का NH। तो यहाँ पे N है, लेकिन H हटा के आप यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दोगे CH3, तो हम इसे मिथोट्रिक्सेट का नाम देते हैं। इसको याद करने का तरीका ये भी है कि मिथो, मिथो यानी कि मेथ, यानी कि मिथाइल ग्रुप, तो आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से भी स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हो। तो अब हमने देखा कि सिमिलैरिटी क्या है, टेरिडिन रिंग भी दोनों में है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड भी दोनों में है, ग्लूटामिक एसिड भी दोनों में है। तो डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पे दो बताए हैं, आपने याद रखने हैं कि एक तो इस OH की जगह NH2 ग्रुप है, और दूसरा यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, उस हाइड्रोजन को हटा के हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं। ये मिथोट्रिक्सेट है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी जो है ना वो पैराग्राफ में आपको उसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बात फिर दोबारा बता दी है। वो क्या बताता है, वो बताता है कि मिथोट्रिक्सेट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फॉलिक एसिड, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट डिफर्स इन द टेरिडीन रिंग। टेरिडीन रिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आपको बताया कि NH2 ग्रुप वहां पे पोजीशन नंबर 4 पे लगी हुई है। इसके अलावा एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो रहा है। अब वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, वो कहता है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड पे। तो ये बेसिकली हमारा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड ही है ना, ये देखें, ये पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का ही पार्ट है ना हमारा। तो इसके ऊपर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है। ये इसका बेसिकली जो है वो एक डिफरेंस हमने पहली लाइन में डिस्कस कर लिया। दूसरी बात वो ये कहता है कि दिस सिमिलैरिटी अलाउस मिथोट्रिक्सेट टू compete with the folic acid for binding to enzyme like dihydrofolate reductase। इस सिमिलैरिटी का ही फायदा है कि वो एंजाइम के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी रखता है, विच इज इन्वॉल्व इन फोलेट मेटाबॉलिज्म, जो कि फोलेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है। अगली बात वो कहता है कि इनहिबिशन ऑफ DHFR, DHFR हमारा जो एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, बाय मिथोट्रिक्सेट डिस्टर्ब द सिंथेसिस ऑफ DNA, RNA, थाइमिडीन एंड प्रोटीन्स, मेकिंग इट यूजफुल इन ट्रीटिंग द कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। यानी कि जो हमारा मेन बात थी हमारी, हम उस पर आ गए हैं अपनी बॉटम लाइन पे, कि ये जो इनिबिशन है DHFR की, ये सारे प्रोसेस से गुजर के हमारे लिए किस चीज में हेल्प आउट करती है, हमें
कैंसर को ट्रीट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमिलरिटी और डिफरेंसेस ऑफ फॉलिक एसिड थे। होप सो आपको एक चीज जो है वो क्लियर कट समझ आई होगी। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखने के लिए ये बेसिकली आप देखें तो ये मैंने मिथोट्रिक्सेट का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, लेकिन मिथोट्रिक्सेट के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे मैं कहाँ कहाँ चेंजेस लाई हूँ। स्टूडेंट्स मेरे कर्सर पे आपने फोकस करना है। दिस इज द पोजिशन नंबर 1, दिस इज द पोजिशन नंबर 2, दिस इज द पोजिशन नंबर 3, एंड यू कैन सी दिस इज द पोजिशन नंबर 4 जिसपे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज द पोजिशन नंबर 5। अब ये पोजीशन नंबर 5 हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही है ना, ये बेसिकली हमारा पैराजीन रिंग है ना। तो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह वर्ड यूज किया R1। आपने थोड़ी देर के लिए इसको माइंड में रखना है कि ये R1 शो करवाया जा रहा है। इसके साथ जो अटैचमेंट है उसको R2 का नाम दिया मैंने। इसी तरह से हमारे पास जो आगे पोजीशन नंबर 9 है उसे मैंने CH2 कह दिया, पोजीशन नंबर 10 को R3 कह दिया, और आगे R4। अब ये पोजीशन 10 भी हमारे पास R3 पे जो है, पोजीशन 10 पे जो R3 मौजूद है, बेसिकली ये भी हमारे पास नाइट्रोजन का एलिमेंट है, नाइट्रोजन एटम मौजूद है यहाँ पर। बाकी स्ट्रक्चर मेरा वैसे का वैसे ही है, आप देख सकते हो बाकी स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे हम फिर 5 कार्बन पूरे कर लेते हैं, 1 2, ये 2 है ब्रैकेट में, 2 2 4 4 और 1 5। क्लियर, ये हमारा मेथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर है। अब इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को समराइज करने के लिए एक अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे एक जो है वो टेबल बनाया है। आप देखें कि R1 R2 R3 R4 सिर्फ इन चीजों पे चेंज आना है, बाकी आप इनमें से ये 4 एनालॉग्स हैं, 4 एनालॉग्स के स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। किसी भी किस्म से क्वेश्चन पुट किया जाए आपसे कि इस एनालॉग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें या इस एनालॉग के स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको ये टेबल बहुत हेल्पफुल होगा। अब वो कहता है कि मिथोट्रिक्सेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको R1 पे नाइट्रोजन को पुट करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन पुट करनी है, डेफिनेटली पायराजिन रिंग कंप्लीट करना है। इसके अलावा R2 पे उसने कुछ नहीं बताया हुआ, इसका मतलब ये है कि R2 पे आप हाइड्रोजन लगा दो अगर जरूरत है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं और वो 3 बॉन्ड बना रही है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत भी नहीं है। आगे बात करते हैं R3 की। R3 भी हमारे पास आप देख कर आए हो कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का पार्ट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि R3 भी हमारे पास नाइट्रोजन है। R4 मिथाइल ग्रुप है। मैंने अभी आपको बताया कि फॉलिक एसिड से इसका एक डिफरेंस ये भी है कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन की जगह, तो हम इसको कहते हैं मिथोट्रिक्सेट बन गया। ठीक है, ये मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। आप ये R1 R2 R3 R4 की जो भी वैल्यूज दी हुई है टेबल में वो पुट करो और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते चले जाओ। आगे हम एक और इसका एनालॉग डिस्कस करते हैं और वो एनालॉग है हमारा 5D एजा मिथोट्रिक्सेट। तो जे स्टूडेंट्स, डी का मतलब होता है कि रिमूव कर दें और एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन को रिमूव कर दें। मतलब क्या कि पोजीशन नंबर जो है वो 5 पे, अगर आप पोजीशन नंबर 5 पे अगर नाइट्रोजन रिमूव कर दें तो ये वाला एनालॉग बनेगा। देखिए नाम से आपने चीजों को याद रखना है। तो पोजीशन नंबर 5 कौन सी है? ये। और पोजीशन नंबर 5 पे आप R1 की जगह क्या लगा रहे हो? R1 की जगह आप नाइट्रोजन लगा रहे थे मिथोट्रिक्सेट में, लेकिन उसने कहा डी एजा कर दें। डी एजा का मतलब नाइट्रोजन रिमूव कर दें, तो फिर आप उसी जगह क्या पुट करोगे? आप उसकी जगह कार्बन पुट कर दोगे। ठीक है, तो R1 पे कार्बन, R2 पे हाइड्रोजन। अब आपको हाइड्रोजन पुट करने की जरूरत है R2 पे, क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 तो बने हुए थे, चौथा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन बनाकर पूरा करेगा। जबकि R3 अगेन नाइट्रोजन एंड R4 जो है वो भी CH3। तो हम कहते हैं कि डी एजा मिथोट्रिक्सेट बन गया, जो कि पोजीशन नंबर 5 पे चेंजेस लाने से बना। नेक्स्ट एनालॉग हम देखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही हूँ, लेकिन इन एनालॉग्स की क्या फायदे हैं वो भी मैं नीचे पैराग्राफ में भी आपको डिस्कस करती हूँ आपसे। 5 मिथाइल 5 डीजा मिथोट्रिक्सेट क्या है? 5 मिथाइल 5 डीजा मिथोट्रिक्सेट ये है कि हमने पोजीशन नंबर 5 पर ही जो है वो डी एजा कर दिया, यानी कि देखें कार्बन लगा दिया नाइट्रोजन की जगह। ओके फाइन। और 5 नंबर पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। देखिए मैंने यहाँ पे R2 पे जो हाइड्रोजन लगाई थी 5D एजा मिथोट्रिक्सेट में, उस हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो अब ये कहलाएगा 5 मिथाइल 5D एजा मिथोट्रिक्सेट। क्लियर? तो आपने पोजीशन नंबर R3 R4 जो हमारे हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहने दिए, नाइट्रोजन और मिथाइल ग्रुप ही रहने दिया, तो हमारा कंपाउंड बन गया, एनालॉग बन गया 5 मिथाइल 5D एजा मिथोट्रिक्सेट। आखिरी हम एनालॉग की बात करते हैं। आखिरी एनालॉग हमारा क्या है? आखिरी एनालॉग हमारा ये शो करवा रहा है कि आप R2 पे इथाइल लगा दें। ठीक है, ये जो आपका है इथाइल, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए इथाइल ग्रुप लगा दें, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स आप वैसे के वैसे ही रहने दें। तो ये अब हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है?
ये हमारे पास चीज प्रोड्यूस हो रही है 5 इथाइल 5 डी इजा मिथोट्रिक्सेट। ठीक है, मिथाइल की जगह अब आपने इथाइल ग्रुप लगा दिया तो आपका ये टेबल ऐसे कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपको स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, टेबल भी नजर आ रहा है, तो आप बड़े आराम से इसको एक दफा से एक इजीली कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। अब हमने इस टेबल की को डिस्कस करना है कि इस टेबल के जो एनालॉग्स हैं उनका क्या फायदा है। तो वो कहता है कि स्टडीज जो है वो अब तक दिखाती हैं कि ये जो नाइट्रोजन है, जो R1 पे नाइट्रोजन था, इसको आप देखिए यहाँ भी कार्बन में चेंज किया, यहाँ भी कार्बन में चेंज किया, यहाँ भी कार्बन में चेंज किया। तो वो कहता है कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन से कार्बन की कन्वर्जन है, ठीक है, वो क्या दिखाता है। पहले पॉइंट में मैं यहाँ दिखाने लगी हूँ, स्टडीज हैव डिस्क्राइब अ न्यू क्लास ऑफ 4 अमाइनो फोलेट्स analogs modified by N to C conversion and alkyl substitution at N5 position of methotrexate। बेटे 4 अमाइनो फोलेट यानी कि मिथोट्रिक्सेट की बात हो रही है, पोजीशन नंबर 4 पर अमाइनो ग्रुप लगा दें। फॉलिक एसिड की पोजीशन नंबर 4 पर अमाइनो ग्रुप लगाना है तो हम कहते हैं ये 4 अमाइनो फोलेट एनालॉग्स बन गए। फिर वो कहता है कि आप नाइट्रोजन हटाकर जो आपका बेसिकली पायराजीन रिंग था, मैं एक दफा फिर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो पायराजीन रिंग था, वो कहता है कि यहाँ पे आप नाइट्रोजन हटा के कार्बन लगाते चले जाएं। तो ये जो नाइट्रोजन टू कार्बन कन्वर्जन है, studies have described a new class of 4 अमाइनो फोलेट analogs modified by nitrogen to carbon conversion and alkyl substitution at nitrogen 5 position of methotrexate। और आप अल्काइल ग्रुप जो है वो 5वें नंबर पे लगाते जाएं, 5वीं पोजीशन पे, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि हम R2 पे क्या क्या लगाते चले जा रहे हैं। R2 पे मिथाइल लगा दिया, फिर इथाइल लगा दिया। तो कहता है कि ये हमारे पास एक नई क्लास जनरेट हो जाती है मिथोट्रिक्सेट की। अगली वो बात जो कर रहा है पॉइंट्स में, वो डिस्कस कर रहा है कि इन चीजों का फायदा क्या हो रहा है। हमें इन चीजों का ये फायदा हो रहा है कि नाइट्रोजन टू कार्बन कन्वर्जन एट नाइट्रोजन 5 पोजीशन ऑफ मिथोट्रिक्सेट इंक्रीजेस इट्स इनफ्लक्स 2 to 3 फोल्ड इन सार्कोमा 180 सेल्स। तो स्टूडेंट्स, पहले तो सवाल हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि सार्कोमा 180 सेल्स क्या है। मैं आपको बताती हूँ, जब हम कैंसर की ड्रग की रिसर्च करने लगते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो हमें उस टाइम को सेव करने के लिए सार्कोमा 180 सेल्स की हेल्प लेनी होती है। सार्कोमा 180 सेल्स बेसिकली माइस से लिए जाते हैं और ये बड़ी तेजी से प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत तेजी से ये बढ़ते हैं तादाद में अनकंट्रोलेबली। तो जैसे जैसे ये तादाद में बढ़ते जाएंगे तो वो कैंसर के सेल की रिसर्च करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो कहता है कि नाइट्रोजन से कार्बन में कन्वर्जन में जाना हमारे लिए इन्फ्लक्स दे रहा है 2 to 3 फोल्ड, 2 से 3 गुना जो है वो ड्रग का इन्फ्लक्स ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से वो कहता है कि अगर आप अल्काइलेशन कर लें, ये देखिएगा जरा, अल्काइलेशन में आप क्या कह रहा है, या तो CH3 लगा लें या C2H5 लगा लें, यानी कि चाहे मिथाइल लगा लें चाहे इथाइल लगा लें, तो आपके जो ड्रग है उसकी इन्फ्लक्स 4 to 5 टाइम हो गया। पहले आपने नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ मूव किए तो 2 to 3 फोल्ड हो गया, लेकिन जैसे ही आपने अल्काइलेशन भी कर दी तो फिर इन्फ्लक्स जो है वो क्या हो गया, 4 to 5 फोल्ड इन सार्कोमा 180 सेल। अल्काइलेशन मिथाइल और इथाइल ऑफ N5 पोजीशन ऑफ 5D azamethotrexate increases its influx 4 to 5 folds in sarcoma 180 cells। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में वो ये बता रहा है कि जो हमारे सार्कोमा 180 सेल्स जो हमने माइस से लिए हैं, जो कि बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, अगर हम अपनी ड्रग की अल्काइलेशन कर दें तो उसकी इनफ्लक्स 4 to 5 टाइम बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे ड्रग की एक्टिविटी अच्छी होती जा रही है, बेटर होती जा रही है, हम उसकी प्रॉपर्टीज को ऑप्टिमाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, ड्रग डिजाइन का भी एक मैंने पॉइंट यहाँ पे कोट कर दिया कि हम अपने ड्रग की ऑप्टिमाइजेशन करते जा रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, द इनहिबिटरी पोटेंसी ऑफ मिथोट्रिक्सेट इज आल्सो इंक्रीज्ड due to the conversion of nitrogen to carbon at nitrogen 5 position। inhibition of sarcoma 180 cells growth in culture was observed। यानी कि नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ मूव करने में भी हमारा फायदा है। और वो क्या फायदा है कि सार्कोमा 180 सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। और सार्कोमा 180 सेल्स की ग्रोथ रुकने का मतलब हमारा कैंसर जो है वो स्प्रेड होने से रुक रहा है। कैंसर की का जो फैलना है उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका एसएआर था, जो कि मैंने टेबल फॉर्म में लिखकर आपके लिए आसान कर दिया। लेकिन यहाँ मैं आपको इसके जो है वो एक नोट मैंने छोटा सा दिया है, जो आप यहाँ पे अगर इसके साथ अटैच करें तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि अगर हम मिथोट्रिक्सेट की इंटरेक्शन करवा दें कॉपर के साथ तो भी ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बताया ना कि आप नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ जाओ तो भी एक्टिविटी बेहतर होगी, अल्काइलेशन करवा लो तो भी बेहतर होगी। ठीक है, या सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए ये दोनों हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए। तो साथ ही साथ एक पॉइंट और यहाँ पे मैंने ये डिस्क्राइब किया
कि अगर मिथोट्रिक्सेट का आप इंटरेक्ट करवा दो कॉपर के साथ, तो बेसिकली हमारी ड्रग ज्यादा एक्टिविटी शो करवाती है, हमारी ड्रग ज्यादा पोटेंट इफेक्ट शो करवाती है। क्लियर? अच्छा, अब जब आपने ड्रग के एसएआर को भी पढ़ लिया, तो यहाँ पे इसके मेडिसिनल यूजेस को पढ़ना बहुत जरूरी है कि मिथोट्रिक्सेट के बेसिकली क्या क्या यूजेस हैं। मिथोट्रिक्सेट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स में यूज होती है। तो यहाँ पे उन्हीं कैंसर्स की जो टाइप्स है मैं उनको डिस्कस करने लगी हूँ कि इट इज फर्स्ट एवर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट दैट प्रोड्यूसेस एप्रिशिएबल रिमिशंस इन ल्यूकीमिया। क्या मतलब ये कि ल्यूकीमिया जो हमारी कैंसर की टाइप है, ठीक है, उसके अंदर अगर उसकी जो हमारे पास कहना चाहिए कि सिम्टम्स आ रही हैं या जो सिवियरिटी आ रही है डिजीज की, उसमें रिमिशन करती है। रिमिशन मतलब उसके अंदर कमी करती है। तो ये बहुत ही अच्छी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट हमारे लिए साबित हुई है। नंबर टू, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो हमारी कैंसर की टाइप है, उसके अंदर भी इसका ट्रीटमेंट मैक्सिमम देखा गया है कि ये अपने मैक्सिमम पोटेंट इफेक्ट शो करवाती है। इट इज इनवेरिएबली यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी फॉर पैलिएटिव मैनेजमेंट ऑफ डैश डैश एंड डैश। ये तीन कैंसर्स की टाइप है, उनकी पैलिएटिव मैनेजमेंट में यूज होता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जिन केसेस में कैंसर ज्यादा स्प्रेड कर चुका हो, कैंसर ज्यादा फैल चुका हो, तो हम ये कहते हैं कि उसकी पैलिएटिव मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। मतलब इलाज शुरू होने से पहले थोड़ा सा पेशेंट को जो है वो क्योर भी फील होना चाहिए, उसकी सिम्टम्स की जो सिवियरिटी है उसको भी डिक्रीज करना है। तो ये वहां पे पैलिएटिव मैनेजमेंट की में भी यूज होती है, कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी में भी यूज होती है। अब वो कौन कौन से कैंसर हैं? ये लंग कैंसर में यूज होती है, ये ब्रेस्ट कैंसर में यूज होती है, ये एपिडर्मोइड कैंसर ऑफ हेड में भी यूज होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। इट इज फ्रीक्वेंटली recommended for the treatment and prophylaxis of meningeal leukemia based on its ability to penetrate the CNS। अब आपको पता है मेनिंजल है तो मेनिंजाइटिस भी एक डिजीज है जो यहाँ से शुरू होती है। तो हमारे यहाँ पे मेनिंजीज का जो है ना वो रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कैंसर की टाइप जनरेट हो रही है, हम उसको कह रहे हैं कि मेनिंजल ल्यूकीमिया है। तो उसकी प्रोफाइलेक्सिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब भी दोबारा यही होता है कि इलाज को अभी शुरू करना है, लेकिन उससे पहले हमने जो इनिशियल स्टेप लेने हैं, हमने पेशेंट की बेटरमेंट के लिए जो काम करना है, उसको हम कहते हैं कि उसकी प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट हो गई है, इनिशियल स्टेप्स स्टार्ट हो गए। तो वहां पे भी ये रिकमेंड की जाती है, मीन्स बीमारी की या आपकी जो भी उसका कैंसर की टाइप है उसको, उसकी सिवियरिटी को कम करने के लिए यूज की जाती है। इट इज ऑल्सो ऑफ वैल्यू इन पॉलीकार्सिनोमा एंड रिलेटेड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स ऑफ वुमेन। ये जो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन कैंसर की टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया गया है कि मिथोट्रिक्सेट की उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये यहाँ पे मैंने 4 to 5 मेडिसिनल यूजेस जो है वो डिस्कस किए हैं। ये तमाम पॉइंट्स को ही कवर अप कर रहे हैं कि जितनी भी उसकी कैंसर्स की टाइप हैं, जहां जहां हम मिथोट्रिक्सेट का रोल दे सकते हैं, उनको मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे इंग्लिश कर दिया। अब एंड पे हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि मिथोट्रिक्सेट के कुछ ब्रांड्स नेम जो कि मार्केट में हमारे पास आ रहे हैं। तो मार्केट में यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो ब्रांड्स नेम है वो तो काउंटलेस हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2-3 मेंशन किए। मैक्सट्रेक्स, MAXTREX, मैक्सट्रेक्स एक हमारा ब्रांड है। मिथोफिल के नाम से एक ब्रांड है, मिथोजेक्ट के नाम से एक ब्रांड है, और भी इसके बहुत से ब्रांड हैं, लेकिन मैंने ये 2-3 जो है वो लिस्ट किए हैं। तो मार्केट में जो हमारा जेनेरिक है वो मिथोट्रिक्सेट है, लेकिन उसके ब्रांड डिफरेंट कंपनीज जो है वो उसको यूज करते हुए डिफरेंट अपने नाम रख रही है मेडिसिन के। तो ये वो बेस्ट ड्रग है। तो मिथोट्रिक्सेट जो है वो बेसिकली एक जगह पे और भी यूज होती है कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस होता है, तो वहां पे भी उसको भी सॉल्व करने के लिए मिथोट्रिक्सेट के इंजेक्शन जो है वो यूज किए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमने एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स पढ़नी है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट पढ़ने हैं, इसलिए हमने मेनली उसके उसी यूज को डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो है वो आप एक दफा स्ट्रक्चर इसका गो थ्रू कर सकते हैं कि फॉलिक एसिड और मिथोट्रिक्सेट के डिफरेंस क्या है। बस एक दफा इसको हम दोबारा गो थ्रू करते हैं, देन हम अपनी बात को खत्म करते हैं, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं कि बेसिकली फॉलिक एसिड और मिथोट्रिक्सेट में सिमिलैरिटीज हैं। कैरिडीन रिंग है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है। लेकिन इसका जो डिफरेंस बेसिकली आ रहा है वो कहाँ आ रहा है कि जो पोजीशन नंबर 4 है वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अमाइनो ग्रुप अटैच है, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन के साथ वाली जो हाइड्रोजन मौजूद है उसमें आपने हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट करनी है, ठीक है। तो ये जो CH2 है बेसिकली वो ये CH2 इस एज से शो हो रहा है।
तो ये फॉलिक एसिड और मीथोट्रिक्सेट के स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज थी, डिफरेंसेस थे, जो कि हमने डिस्कस किए। और यही वजह है कि ये इनके मैकेनिज्म को समझना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करनी है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन को इन कंसिडरेशन रखना है। उसको डिस्क्राइब किए बगैर आपका लेक्चर या आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं होता। आज हमने मीथोट्रिक्सेट के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम और ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक ही होंगी, एंटी कैंसर ड्रग ही होंगी, और हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर को क्योर करने में हेल्प आउट करेंगे। हम उनकी क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे, उनके ब्रीफ से मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे, और जो कि डिस्क्रिप्टिव भी होगा। और इसके अलावा हम उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को फुल फ्लैश तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ताकि आपको उनका ना सिर्फ स्ट्रक्चर समझ आए, बल्कि अगर हम उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन लेकर आते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस लेकर आते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके नए नए एनालॉग्स प्रोड्यूस होते हैं। हम उन एनालॉग्स को भी डिस्कस करेंगे, और उन एनालॉग्स का क्या फायदा है, क्या हमारी सब्स्टिट्यूशन हमारी ड्रग को एक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प कर रही है, या हमारी सब्स्टिट्यूशन हमारी ड्रग की एक्टिविटी जो है वो कम करवा रही है। यानी कि क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है, क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। ये सब चीजें हम एसएआर में डिस्कस करेंगे।